Hello everyone, your half yearly exam is over now, so back to our classes. Today we will start new chapter of political and social life, chapter 6, Indian criminal justice system. प्रीवियस चैप्टर में हमने लीगल सिस्टम पढ़ा था, ब्रांचेस होती है लीगल सिस्टम की टू, एक सिविल ब्रांच होती है एंड अनदर वन इज़ क्रिमिनल ब्रांच. तो हम वो क्रिमिनल के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. सो लेट्स बिगिन. इसमें जो हम लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं जिसमें न्यूज़ बताई जाती है उस टाइप से बताया है न्यूज़ एट 9 कि बिफोर द ब्रेक वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ हिट एंड रन केस दैट इन्वॉल्व अ प्रेस्टिजियस बजाज फैमिली. इसमें एक हिट एंड रन केस बताया. हिट एंड रन मीन्स किसी को टक्कर मारना और वहाँ से भाग जाना, हिट एंड रन. ठीक है. तो एक बजाज फैमिली है जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है, वेल्दी पीपल है, उनका केस बताया गया है. देयर कार वॉज इन्वॉल्व इन अ हिट एंड रन केस 3 months बैक. 3 महीने पहले उनकी जो कार थी उसमें उसे हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व किया गया है. मीन्स उनके कार से किसी ने टक्कर मारी और वहाँ से चला गया. द केस इज़ बिटवीन मिस्टर बजाज एंड नीना, अ 20-year-old लोकल ब्यूटिशियन. किन दो जनों के बीच में ये केस है? एक है मिस्टर बजाज जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो लड़की है जिसको टक्कर मारी थी वो है नीना, 20-year-old गर्ल है और लोकल ब्यूटिशियन है. मिस्टर बजाज alleges that neither he or nor his car was involved in any accident and the girl is simply telling lies to blackmail him. अब मिस्टर बजाज का स्टेटमेंट क्या है कि उन्होंने या उनकी कार ने किसी का भी एक्सीडेंट नहीं किया है, और जो गर्ल है नीना वो झूठ बोल रही है उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए. Today is the final day of the judgment of who was driving the car on 5th July 2010 when hit and run case was happened. अब आज जो है उनका जजमेंट का फाइनल डे है कि उस दिन कार कौन चला रहा था जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था. सो व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट. अब ये केस कहाँ पर है? हायर कोर्ट में है. ठीक है, हायर कोर्ट में इसका जजमेंट आज होने वाला है. एज वी वेट फॉर द वर्डिक्ट लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय आवर व्यूअर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. अब जो भी वर्डिक्ट है उसके लिए जो वेट किया जाता है तो कुछ लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बताया जाता है. तो पूरी कंट्री में क्या रिएक्शन है उस केस को लेकर, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बताए हैं. जैसे कि अमित है मध्य प्रदेश से, उसका क्वेश्चन है कि इज़ हिटिंग समवन विद अ कार विच कैन लीड टू समवन गेटिंग हर्ट और इवन हिज डेथ अ क्रिमिनल ऑफेंस. किसी को कार से टक्कर मारना, उसे हर्ट करना या शायद उसकी डेथ भी हो जाए उस टक्कर में, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं. सृजना है अरुणाचल प्रदेश से, उनका क्वेश्चन है कि दिस केस वाज इन फेवर ऑफ नीना इन लोअर कोर्ट. लोअर कोर्ट में ये जो केस था ये नीना के फेवर में था. मीन्स लोअर कोर्ट में वो नीना केस जीत गई, लेकिन मिस्टर बजाज उस केस से सेटिस्फाइड नहीं थे तो उन्होंने फिर केस हायर कोर्ट में फाइल किया है. So if judgment of Supreme Court turns out to be different, then whose judgment will be given importance? अगर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से चेंज हो गया तो किसका जजमेंट इम्पोर्टेंस होगा? ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया है कि पहले केस जाता है लोअर कोर्ट में. अगर लोअर कोर्ट में कोई भी दो जनों जो पार्टीज़ होती है टू, उनके बीच में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है किसी भी एक पर्सन को, तो फिर वो केस हायर कोर्ट में जाता है, वहाँ पर फाइल किया जाता है. अगर आप हायर कोर्ट के जजमेंट से भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो देन केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो वो डिसीजन फाइनल होता है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होता है, वो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मानना कंपलसरी है. ओके. देन आसमा है उत्तर प्रदेश से, उनका क्वेश्चन है कि बजाज फैमिली जो है बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है. सो ये जो केस है ये उनका नाम खराब करने के लिए फाइल किया गया है. सो इस टाइप के पीपल को बैन कर देना चाहिए जो कि रेप्यूटेड फैमिलीज़ के ऊपर केस फाइल करते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रहा है या नहीं? पंकज है तमिलनाडु से, उनका क्वेश्चन है कि देर इज़ नो प्लेस फॉर जस्टिस फॉर लोअर क्लास पीपल. पंकज का कहना है कि जो लोअर क्लास पीपल होते हैं उन्हें जस्टिस में कोई प्लेस नहीं दिया जाता है. मीन्स उनके फेवर में केस नहीं होते हैं, जजमेंट नहीं दिया जाता है. द इन्फ्लुएंशियल विल ऑलवेज विन आवर कंट्री. व्हाट डू यू थिंक? जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, जो प्रेस्टिजियस, जो वेल्दी पीपल होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वही लोग हमेशा केस जीतते हैं, ऐसा पंकज का कहना है. आपका क्या सोचना है? सो हाउ द केस अगेंस्ट मिस्टर बजाज रीच द कोर्ट. लेट अस रीड एंड फाइंड आउट फ्रॉम द केस ऑफ नीना. तो अब हम इस केस के बारे में आगे पढ़ते हैं. लेट्स फाइंड आउट.
ऑब्जर्व द इमेज, ये जो इमेज दी गई है कि ये लड़की रोड पे गिरी हुई है और ये कार यहाँ से जा रही है एक्सीडेंट करके। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ रोड एक्सीडेंट ऑफ अ गर्ल नेम्ड नीना, हर केस इन द कोर्ट एंड हैज़ बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। इनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। इट सीम्स दैट शी हैज़ गोट सीरियस इंजरीज, ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और जो कार ड्राइवर वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं है और उन्होंने कार स्टॉप नहीं की और वो वहाँ से जल्दी से चले गए। One of the man on roadside noted down the number of speeding car and reported the police about the accident. अब रोड साइड पे एक मैन है जिसने इस एक्सीडेंट होते हुए देखा, उन्होंने कार का नंबर भी नोट कर लिया और एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को रिपोर्ट दी। He had also taken the picture of the accident site. उन्होंने एक्सीडेंट साइट का पिक्चर भी क्लिक किया है। Someone called for an ambulance and Nina was taken to the hospital for treatment. कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया और नीना को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर्स हु वर ट्रीटिंग हर आस्क्ड द स्टाफ टू इन्फॉर्म द फैमिली एंड पुलिस दैट नीना वाज सीरियस बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। डॉक्टर्स जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे उन्होंने स्टाफ को इन्फॉर्म किया कि इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दे, किसकी फैमिली को, नीना के फैमिली को जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दे कि नीना की कंडीशन बहुत सीरियस है क्योंकि उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। इंटरनल ब्लीडिंग मीन्स जो खून होता है वो बाहर नहीं निकलता है, अंदर ही अंदर चोट लगती है। ओके, सो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट है हमारा लेट्स नो मोर रोल ऑफ पुलिस इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो हमारा जस्टिस सिस्टम होता है इंडिया का, उसके अंदर पुलिस का क्या रोल होता है। Our Indian criminal justice system doesn't just include the court of law, but it is begins with the police and us. जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, वो उसमें सिर्फ जो कोर्ट होता है वही इंक्लूड नहीं होता है, वो स्टार्ट होता है पुलिस और हमसे, अस। ओके, एनी क्रिमिनल एक्ट और क्राइम दैट हैपन अराउंड अस नीड टू बी रिपोर्टेड टू पुलिस बाय अस। अगर हमारे आसपास कोई भी क्राइम हो रहा है जो हम लोग देख रहे हैं कि हमने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा है या हमने और कोई क्राइम देखा कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, तो इस टाइम के जो क्राइम होते हैं जो हम लोग देखते हैं तो हम किसको रिपोर्ट करते हैं, पुलिस को। तो हम भी इंक्लूड हो गए ना उसमें। द फर्स्ट रिपोर्ट फाइल्ड बाय एनी पर्सन रिपोर्टिंग अ क्राइम टू द पुलिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज FIR। ये वर्ड तो आप बहुत कॉमन है, आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा, मूवीज़ देखते हैं आप लोग, कार्टून्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, जो भी चीज़ आप लोग टीवी में देखते हैं, ये वर्ड तो बहुत ही कॉमन है, FIR। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR क्या होती है, फर्स्ट रिपोर्ट होती है जो कोई भी पर्सन जब पुलिस के पास कंप्लेंट लेके जाते हैं किसी की तो वो केस फाइल करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ FIR। इट इज़ द FIR दैट इनिशिएट पुलिस इन्वेस्टिगेशन। FIR से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर FIR कैन बी गिवन टू पुलिस ओरली एज वेल एज इन रिटन फॉर्म एंड पुलिस इज डायरेक्टेड टू रजिस्टर एन FIR इन केस ऑफ एनी क्राइम रिपोर्टेड। जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है FIR के लिए वो पुलिस या तो ओरली और रिटन दोनों में लिखते हैं, मीन्स ओरली वो सुनते भी हैं और रिटन में लिखते भी हैं उस FIR को, और देन पुलिस उसको डायरेक्ट करती है रजिस्टर में, किसी भी टाइप का वो केस हो सकता है। एन FIR जनरली इंक्लूड्स डेट, टाइम, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट। FIR में क्या इंक्लूड होता है, क्या लिखते हैं वो लोग, डेट लिखते हैं कि किस डेट के दिन वो एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, किस टाइम पर हुआ है, कौन सी प्लेस पर हुआ है, क्या डिटेल्स है, किसके बीच में हुआ एक्सीडेंट, किसने किया, या और भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो किसके बीच में हुआ है, वो डिटेल्स लिखते हैं, और इंसिडेंट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि इंसिडेंट किस टाइप का था। FIR इज़ द ऑफिशियल इनिशिएशन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एंड दिस इंक्लूड्स द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन फाइलिंग द कंप्लेंट। FIR क्या होता है, ऑफिशियल इनिशिएशन होता है इन्वेस्टिगेशन का, मीन्स यहाँ से उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है पुलिस की, और उसमें इंक्लूड होता है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन फाइलिंग द कंप्लेंट। जो पर्सन कंप्लेंट फाइल करने आते हैं उसका नेम और उसका सिग्नेचर लिया जाता है। द पुलिस प्ले अ वाइटल रोल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, सो पुलिस का एक वाइटल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। One of the most important role of police is to investigate into matter and find evidences and witness to see if accused person is guilty or not. सबसे इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है पुलिस का, कि जो भी मैटर है उसको इन्वेस्टिगेट करना, पहले तो एविडेंसेस ढूंढना, विटनेसेस ढूंढना, विटनेसेस में जो जिसने वो
इंसिडेंट होते हुए देखा है, ओके, तो वो विटनेस हो जाता है। एविडेंस मीन्स सबूत ढूंढना कि वो जो एक्यूज्ड पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन मीन्स जिससे वो इंसिडेंट हुआ है, वो एक्यूज्ड पर्सन हुआ तो वो गिल्टी है या नहीं है। बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्टेड एविडेंसेस पुलिस देन फाइल अ चार्जशीट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन उसके बेसिस पे जो एविडेंसेस उन्होंने कलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे पुलिस एक चार्जशीट बनाती है एक्यूज्ड के अगेंस्ट। रिमेंबर पुलिस डू नॉट डिसाइड वेदर एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। अब मेन चीज़ क्या होती है कि पुलिस का सिर्फ काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंसेस ढूंढना, विटनेस ढूंढना, ओके। वो लोग एक्यूज्ड को गिल्टी है या नहीं ये प्रूफ करना पुलिस का काम नहीं होता है। इट फैसिलिटेट्स द जस्टिस सिस्टम विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ विटनेस एंड एविडेंसेस। ये काम किसका होता है? जस्टिस सिस्टम का। उन सिर्फ पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंसेस ढूंढना, विटनेसेस की बात सुनना, उन्हें ढूंढना, ठीक है, इतना ही काम होता है पुलिस का। अब एक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी कोर्ट। नाउ इन्वेस्टिगेशन। The police has power to investigate into any criminal matter that has been reported, but this investigation need to be done lawfully and keeping in mind the human rights. अब पुलिस के पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे किसी भी क्रिमिनल मैटर पे जो भी उनके पास रिपोर्ट आती है उसके ऊपर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत ही लॉफुली और ये ध्यान में रख के की जाती है ह्यूमन राइट्स को। ह्यूमन जो राइट्स है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको ध्यान में रखकर और लॉ को ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। देयर आर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर पुलिस टू कीप इन माइंड वाइल इंटरोगेटिंग, अरेस्टिंग और डिटेनिंग अ पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई गई है पुलिस के लिए कि उन्हें किस टाइप से इंटरोगेट करना है। इंटरोगेट करना मीन्स पूछताछ करना, इंटरोगेट करना, अरेस्ट करना। किसी भी पर्सन को अगर वो लोग इंटरोगेट कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, उसको ध्यान में रखकर ही पुलिस वो काम कर सकती है। द पुलिस ऑफिशियल्स मस्ट कैरी प्रॉपर, क्लियर एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन वाइल इंटरोगेटिंग और अरेस्टिंग एनीवन। किसी भी पर्सन को इंटरोगेट करने से पहले या उसे अरेस्ट करने से पहले पुलिस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्लियर और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है उस पर्सन की कि वो पर्सन वाकई में जिसके अगेंस्ट फाइल किया गया है केस वही है या नहीं है। दे कैन नॉट बीट, टॉर्चर और यूज़ एनी फॉर्म ऑफ वेपनरी ऑन एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो किसी भी को भी मार नहीं सकते हैं, टॉर्चर नहीं कर सकते हैं या किसी भी तरह का वेपन यूज़ नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट इम्पोज एनी पनिशमेंट ऑन एनी पर्सन फॉर एनी ऑफेंस। वो किसी भी पर्सन के ऊपर किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं ज़बरदस्ती। दे हैव टू प्रिपेयर अ मेमो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट दैट मस्ट इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। उन्हें एक मेमो प्रिपेयर करना पड़ता है जब वो अरेस्ट करते हैं किसी को भी, उस टाइम पे उन्हें एक मेमो प्रिपेयर करना पड़ता है जिसमें कि डेट एंड टाइम लिखा हुआ रहता है कि किस टाइम पे किस डेट पे उन्होंने अरेस्ट किया है, और एक विटनेस भी होना ज़रूरी है वहाँ पर। वो विटनेस कौन होता है? जो जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं उसका कोई फैमिली मेम्बर होना चाहिए। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड सम फंडामेंटल राइट्स टू एवरी अरेस्टेड पर्सन अंडर आर्टिकल 22। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अरेस्टेड पर्सन के लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। कौन से राइट्स होते हैं वो? बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द चार्जेस एंड रीज़न ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ गेटिंग अरेस्ट। जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उस टाइम पे उसके ऊपर क्या चार्ज लगाया गया है, किस रीज़न से और अरेस्ट किया जा रहा है, वो बताना ज़रूरी होता है। नॉट बी टॉर्चर्ड और इल ट्रीटेड वाइल इन पुलिस कस्टडी फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन। जब वो पुलिस कस्टडी के अंदर होता है पर्सन तो उसे किसी भी तरह से टॉर्चर नहीं किया जाता है, उसे इल ट्रीट नहीं किया जा सकता है। बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ गेटिंग अरेस्टेड। मीन्स जब भी उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। राइट फॉर वुमेन और चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज सेज दे आर नॉट टू बी कॉल्ड बाय पुलिस जस्ट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। जो 15 ईयर से एज के मतलब 15 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं या जो वुमेन होती है
उन्हें आप पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते क्वेश्चन आंसर करने के लिए। Our constitution also lays down that any confession made by person in custody of police cannot be used as an evidence in the court. कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि जो एक्यूज्ड पर्सन होता है, जिसे अरेस्ट किया गया है, अगर उसने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है पुलिस के सामने, तो उसे एज अ एविडेंस नहीं माना जाता है। द पावर ऑफ पुलिस एज वेल एज राइट ऑफ सिटीजन आर वेल डिफाइंड एंड प्रोटेक्टेड अंडर लॉ बाय सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पुलिस की पावर होती है, जो सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। ओके, इतना आपको समझ में आया?